तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट कोर्स इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस ITF। सबसे पहले हम कवर करेंगे सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस और उसका चैप्टर 1.2 रोल ऑफ WTO एंड ट्रेड ब्लॉक्स। यह IIBF के सिलेबस पर बेस्ड है और इसमें हमने बुक की हर एक लाइन को इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है कि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। और एक बात, अगर आपको लगे कि बुक की कोई भी लाइन का एक्सप्लेनेशन हमारे कंटेंट में मिसिंग है तो प्रूफ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कोर्स को फ्री में क्लेम करें। इस कोर्स को परचेस करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना देर किए चलते हैं। अब बात करते हैं WTO और ट्रेड ब्लॉक्स के रोल की। तो जब से इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुआ तब से यह देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ग्लोबल ट्रेड में फेयरली पार्टिसिपेट करना आसान नहीं था। बड़े और पावरफुल देश अपनी शर्तों पर ट्रेड करते थे और छोटे देश पीछे रह जाते थे। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ग्लोबल ट्रेड में एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करने के लिए GATT और WTO ने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई। इन्होंने डायलॉग्स और डिस्कशंस के माध्यम से इंटरनेशनल ट्रेड कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया। पहले GATT आया, यानी जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी और एक नए ग्लोबल ट्रेड फ्रेमवर्क की ज़रूरत थी। GATT ने देशों के बीच ट्रेड को रेगुलेट करने का काम किया। फिर 1995 में WTO बना, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया की सबसे युवा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। यह GATT का सक्सेसर है, मतलब GATT की जगह WTO ने ली और उसके काम को और आगे बढ़ाया, ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और मॉडर्न तरीके से। अब WTO को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। ये डेवलपिंग कंट्रीज़ की ज़रूरतों को सपोर्ट करने वाली एकमात्र ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 3 मेन काम करता है। पहला, ट्रेड रेगुलेशंस का एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम मेंटेन करना ताकि सभी देश एक डिफाइंड फ्रेमवर्क के अंदर ट्रेड करें। दूसरा, देशों के बीच ट्रेड अग्रीमेंट्स निगोशिएट करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। और तीसरा, अगर 2 मेंबर कंट्रीज़ के बीच कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो जाए तो उसे फेयर तरीके से रिजॉल्व करने में मदद करना। अब एक नंबर देखो जो इसकी इम्पोर्टेंस बताता है। मई 2023 तक WTO के 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं और दुनिया का लगभग 98% ग्लोबल ट्रेड यही गाइड करता है। यानी प्रैक्टिकली पूरी दुनिया की ट्रेड WTO के फ्रेमवर्क के अंदर होती है। WTO कुछ सिंपल लेकिन बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर चलता है और यही प्रिंसिपल्स पूरे मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम की नींव हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन हर 2 साल में कम से कम एक बार मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस करती है, जहां मेंबर कंट्रीज मिलकर इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। ट्रेड रूल्स WTO अग्रीमेंट्स के थ्रू बनते हैं, जिन्हें कंट्रीज मिलकर निगोशिएट करती हैं, साइन करती हैं और फिर अपनी अपनी पार्लियामेंट से अप्रूव करवाती हैं। और WTO का ओवरऑल मकसद क्या है? प्रोड्यूसर्स, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स सबके लिए एक ओपन और प्रिडिक्टेबल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट बनाना, जिससे हर पार्टिसिपेटिंग कंट्री को फ़ायदा हो। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक जनरल काउंसिल गवर्न करती है, जो रेगुलरली जेनीवा इन मीट करती है ताकि ज़रूरी डिसीजंस लिए जाएं और डेली ऑपरेशंस स्मूथली चलते रहें। GATT एंड WTO ने मिलकर एक स्टेबल और इफेक्टिव ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है और इसी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में इतनी अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखने को मिली। अब GATT की जर्नी समझते हैं। GATT एक बार में नहीं बना, ये सक्सेसिव राउंड्स ऑफ ट्रेड निगोशिएशंस के थ्रू इवॉल्व हुआ। शुरुआती राउंड्स में मेनली कस्टम्स टैरिफ्स कम करने पर फोकस था, लेकिन धीरे धीरे डिस्कशंस एक्सपैंड होती गई। एंटी डंपिंग मेजर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे इश्यूज भी इसमें शामिल होने लगे। और इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा और फाइनल फेज था यूरुग्वाई राउंड, जो इतना कॉम्प्रिहेंसिव था कि इसी के रिजल्ट में WTO की स्थापना हुई। लेकिन उरुग्वाई राउंड के बाद भी निगोशिएशंस रुकी नहीं। फरवरी 1997 में टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के एरिया में एक बड़ा अग्रीमेंट हुआ, जिसमें 69 गवर्नमेंट्स ने ब्रॉड लिबरलाइजेशन कमिटमेंट्स लिए। यह कमिटमेंट्स उरुग्वाई राउंड में जो प्रोविजंस थे उनसे भी आगे गईं और उसी साल और भी प्रोग्रेस हुई। लगभग 40 गवर्नमेंट्स ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स कंप्लीटली एलिमिनेट करने और फ्री ट्रेड करने का अग्रीमेंट किया।
साथ ही लगभग 70 मेंबर कंट्रीज ने फाइनेंशियल सर्विसेज में एक अग्रीमेंट रीच किया जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विसेज जैसे एरियाज को कवर करता था। और यह एग्रीमेंट ग्लोबल ट्रेड के 95% से ज़्यादा हिस्से को रिप्रेजेंट करता था। यानी GATT से WTO तक का यह सफ़र सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बदलने की कहानी नहीं है। ये दुनिया के देशों का धीरे धीरे एक दूसरे पर ट्रस्ट बढ़ाने और ट्रेड को और ज़्यादा ओपन और फेयर बनाने की कहानी है। इसके बाद 2000 में एक नई शुरुआत हुई। एग्रीकल्चर और सर्विसेज पर फोकस्ड निगोशिएशंस शुरू हुई और फिर नवंबर 2001 में कतार के दोहा शहर में WTO की चौथी मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई, जहां इन निगोशिएशंस को एक मच वाइडर ट्रेड एजेंडा में शामिल कर लिया गया। इससे जन्म हुआ दोहा डेवलपमेंट एजेंडा का, जिसे DDA भी कहते हैं। DDA ने WTO के वर्क प्रोग्राम को काफ़ी एक्सपैंड किया। इसमें कई इंपॉर्टेंट एरियाज पर नेगोशिएशंस शामिल की गईं, जैसे नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, ट्रेड और एनवायरनमेंट, WTO के अपने रूल्स जैसे एंटी डंपिंग और सब्सिडीज, इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन पॉलिसी, ट्रेड फैसिलिटेशन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में ट्रांसपेरेंसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। साथ ही DDA ने डेवलपिंग कंट्रीज की कंसर्न्स को भी सीरियसली एड्रेस किया, खासतौर पर वो चैलेंजेस जो उन्हें एग्जिस्टिंग WTO अग्रीमेंट्स इंप्लीमेंट करने में आ रही थी। इससे यकीन हो जाता है कि सब ठीक है। कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों को रिलायबल सप्लाईज मिलती हैं और गुड्स और सर्विसेज की एक वाइड रेंज अवेलेबल होती है, चाहे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हों, कंपोनेंट्स हों, रॉ मटेरियल्स हों या रिलेटेड सर्विसेज। और प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स को यह कॉन्फिडेंस मिलता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स उनके लिए एक्सेसिबल रहेंगे, यानी उनका रास्ता बंद नहीं होगा। अब देखते हैं कि WTO एक्चुअली ग्लोबल ट्रेड में क्या क्या रोल्स निभाता है। पहला काम है ट्रेड एग्रीमेंट्स की एडमिनिस्ट्रेशन। WTO मेंबर कंट्रीज के बीच जो भी इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन को मैनेज और ओवरसी करना WTO की जिम्मेदारी है। सेकंड, WTO एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां कंट्रीज आपस में ट्रेड रिलेटेड इश्यूज डिस्कस कर सकती हैं और नए अग्रीमेंट्स निगोशिएट कर सकती हैं। यानी यह एक कॉमन टेबल है जहां सब बैठकर बात करते हैं। थर्ड है ट्रेड डिस्प्यूट सेटल करना। अगर दो मेंबर कंट्रीज के बीच ट्रेड प्रैक्टिसेस या ऑब्लिगेशंस को लेकर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो WTO उसे फेयर तरीके से रिजॉल्व करने में मदद करता है। फोर्थ, WTO मेंबर कंट्रीज की नेशनल ट्रेड पॉलिसीज को मॉनिटर और एग्जामिन करता है। इससे ये इंश्योर होता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है और कंट्रीज अग्रीड रूल्स के साथ कंप्लायंट हैं। फिफ्थ है डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करना। WTO उन्हें टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि वो भी ग्लोबल ट्रेड में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें और पीछे ना रह जाएं। और सिक्स्थ, WTO दूसरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम करता है ताकि ग्लोबल इकोनॉमिक और ट्रेड स्टेबिलिटी बनी रहे। तो बेसिकली WTO सिर्फ एक रूल मेकिंग बॉडी नहीं है, ये एक कंप्लीट सिस्टम है जो ग्लोबल ट्रेड को फेयर, ट्रांसपेरेंट और स्टेबल रखने के लिए हर लेवल पर काम करता है। WTO की ब्रॉड एक्सेप्टेंस की वजह से एक स्टेबल और कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट बनता है जो इंटरनेशनल ट्रेड और नेशनल डेवलपमेंट दोनों को प्रमोट करता है। ये फेयर प्रैक्टिसेस को इनकरेज करता है, स्मॉलर और डेवलपिंग नेशंस की इक्विटेबल पार्टिसिपेशन सपोर्ट करता है और अल्टीमेटली जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स में कंट्रीब्यूट करता है। अब WTO के अग्रीमेंट्स की बात करते हैं। ये अग्रीमेंट्स गुड्स, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तीनों में ट्रेड को रेगुलेट करती हैं। ये डिफाइन करती हैं कि ट्रेड लिबरलाइजेशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं और कहाँ एक्सेप्शंस अलाउड हैं। इनमें मेंबर कंट्रीज की कमिटमेंट्स भी होती हैं, जैसे कस्टम्स ड्यूटीज़ और दूसरे ट्रेड बैरियर्स कम करना और अपने सर्विसेज मार्केट्स को ओपन रखना। इसके साथ यह अग्रीमेंट्स ट्रेड डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के क्लियर प्रोसीजर्स भी एस्टैब्लिश करती हैं। डेवलपिंग नेशंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस होती हैं ताकि वो ग्लोबल ट्रेड में स्मूथली इंटीग्रेट हो सके। और गवर्नमेंट्स को यह भी ज़रूरी है कि वो अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ में ट्रांसपेरेंसी रखें, यानी अपने एग्जिस्टिंग लॉज और पॉलिसी मेजर्स WTO को इन्फॉर्म करें। साथ ही WTO सेक्रेटेरिएट रेगुलरली मेंबर कंट्रीज़ की ट्रेड पॉलिसीज़ का रिव्यू भी तैयार करती है। इन सब अग्रीमेंट्स को कलेक्टिवली WTO's ट्रेड रूल्स कहा जाता है, जो मिलकर एक स्ट्रक्चर्ड रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, WTO इन रूल्स को डेवलप और एडमिनिस्टर ज़रूर करता है, लेकिन यह रूल्स अल्टीमेटली वही हैं जो मेंबर गवर्नमेंट्स ने खुद मिलकर निगोशिएट किए और एक्सेप्ट किए हैं। यानी ये किसी एक की मनमानी नहीं,
ये सबकी सहमति से बना सिस्टम है। WTO के एग्रीमेंट्स और ट्रेड रूल्स बेसिकली 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स पर टिके हैं। फर्स्ट है GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये गुड्स की ट्रेड को गवर्न करता है। दूसरा है GATS यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ये इंटरनेशनल सर्विसेज ट्रेड को कवर करता है। और तीसरा है TRIPS यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स और ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े ट्रेड रूल्स को हैंडल करता है और WTO फ्रेमवर्क का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब सिर्फ ये 3 अग्रीमेंट्स काफ़ी नहीं हैं, इनके साथ एडिशनल एनेक्सेस और सपोर्टिंग अग्रीमेंट्स भी होते हैं जो स्पेसिफिक सेक्टर्स और इश्यूज़ की ज़रूरतों को एड्रेस करते हैं। और हर मेंबर कंट्री की अपनी इंडिविजुअल कमिटमेंट्स की डिटेल्ड स्केड्यूल्स होती हैं, यानी एक लिस्ट जो यह बताती है कि वो कंट्री फॉरेन गुड्स और सर्विस प्रोवाइडर्स को कितना मार्केट एक्सेस देगी। ये कमिटमेंट्स ज़्यादातर रिसिप्रोसिटी पर बेस्ड होती हैं। सीधी बात यह है कि जितना तुम मुझे दोगे उतना मैं तुम्हें दूंगा। GATT के अंडर कमिटमेंट्स मेनली गुड्स पर टैरिफ लिमिट्स को बाइंड करने के बारे में है और कुछ केसेस में खासतौर पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए सिर्फ टैरिफ्स नहीं बल्कि टैरिफ्स और कोटास का मिक्स भी होता है। GATS के अंडर कमिटमेंट्स ये स्पेसिफाई करती हैं कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स को कितना मार्केट एक्सेस मिलेगा। और इन दोनों अग्रीमेंट्स में कुछ एक्सेप्शंस भी अलाउड हैं जहां कंट्रीज AMFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल से हटकर काम कर सकती हैं। AMFN प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता है कि सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ इक्वल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट होना चाहिए, लेकिन कुछ डिफाइंड सिचुएशंस में इससे एक्सेप्शन लिया जा सकता है। तो ओवरऑल देखो, ये पूरा फ्रेमवर्क एक लेयर्ड सिस्टम है। ऊपर 3 मेन अग्रीमेंट्स हैं, उनके नीचे सपोर्टिंग एनेक्सेस हैं और हर कंट्री की अपनी कमिटमेंट्स हैं। सब मिलकर एक स्ट्रक्चर्ड रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं। इसके अलावा WTO का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम है और वो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। जब कोई मेंबर कंट्री को लगे कि उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रही है या कोई दूसरा देश एग्रीड ट्रेड रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, तो वो WTO के स्ट्रक्चर्ड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू अपनी कंसर्न रेज कर सकती है। ये मैकेनिज्म इसीलिए बनाया गया है ताकि कोई भी देश रूल्स तोड़कर बच ना सके। साथ ही सभी मेंबर कंट्रीज से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी ट्रेड पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट रखें, मल्टीलैटरल अग्रीमेंट्स के साथ अलाइंड रखें और इन WTO और दूसरे मेंबर्स के साथ रिव्यू के लिए शेयर करें। यानी कोई भी कंट्री अपनी पॉलिसीज छुपा नहीं सकती, सब कुछ ओपन रहता है। और इन दोनों फंक्शंस के थ्रू डिस्प्यूट सेटलमेंट और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू WTO डेवलपिंग कंट्रीज को अपने इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। छोटे और डेवलपिंग देश जो बड़े देशों के सामने अकेले खड़े नहीं हो सकते, WTO का ये फ्रेमवर्क उनके लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। और यही WTO को सिर्फ एक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट ग्लोबल ट्रेड सिस्टम का गार्डियन बनाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1.2 यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर 1.3 में।